भाभी की माँ की आखिरी निशानी साड़ी फाड़कर ननद हंस रही थी। अगले दिन बैंक से आई एक कॉल ने पूरे खानदान के होश उड़ा दिए। भाभी, यह साड़ी तुम पर नहीं किसी नौकरानी पर अच्छी लगेगी। ननद रिया की यह बात सुनकर पूरे हाल में बैठे मेहमान हंस पड़े। मेरी उंगलियां कांप गईं, लेकिन मैंने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। आज मेरे ससुर के 60वें जन्मदिन की पार्टी थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, पड़ोसी, बिजनेसमैन, पार्टनर सब मौजूद थे और मैं आरती सुबह 4 बजे से अकेले इस पूरे आयोजन की तैयारी कर रही थी। केक से लेकर खाने तक, सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक, सब कुछ मैंने संभाला था। लेकिन मेरे हिस्से में तारीफ नहीं, सिर्फ ताने आते थे। शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरे पति आदित्य एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। इस बीच मेरी ननद रिया का घर में राज चलता था। शादी के बाद से ही उसे लगता था कि मैं इस घर में उसकी जगह छीनने आई हूँ, इसलिए वह हर मौके पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। मैंने अपनी माँ की दी हुई लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी। वह मेरी सबसे कीमती निशानी थी। माँ के गुजरने से पहले वही आखिरी साड़ी थी जो उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी। मैं उसे बहुत संभाल कर रखती थी। तभी रिया सबके सामने मेरे पास आई और बोली, भाभी, इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या फ़ायदा? आखिर तुम हो तो इस घर पर बोझ ही। मैंने धीरे से कहा, रिया, मेहमानों के सामने ऐसी बातें मत करो। लेकिन वह हंस पड़ी। क्यों, सच सुनकर बुरा लग रहा है? तभी उसने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। पहले मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज़ आई। चल, मेरी साड़ी का पल्लू उसके हाथ में था और आधी साड़ी फट चुकी थी। पूरा हाल एकदम शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, मेरी माँ की आखिरी याद थी। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मेरी सास ने रिया को डांटने के बजाय मुझे ही उड़ते हुए कहा, इतना ड्रामा मत करो आरती, एक साड़ी ही तो है, फटी है। मैंने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। मम्मी जी, यह माँ की आखिरी निशानी थी। तो क्या हुआ? रिया बीच में बोल पड़ी। मरने वालों के पीछे जिंदगी नहीं रुकती। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर वार कर दिया हो। लेकिन असली झटका भी बाकी था। तभी रिया ने सबके सामने जोर से कहा, वैसे भी इस घर में तुम्हारा योगदान है ही क्या? ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई बिजनेस, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। उसके शब्द तीर की तरह मेरे सीने में चुभ रहे थे, क्योंकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। उस घर का आधा खर्च मैं अपने फ्रीलांस अकाउंट्स काम से उठाती थी। पिछले साल जब सास जी का बिजनेस घाटे में गया था, तब मैंने अपनी बचत के लाख रुपए बिना किसी को बताए घर में लगा दिए थे। लेकिन यह बात सिर्फ ससुर जी ही जानते थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सही समय आने पर सच सबको बता देंगे, पर वह सही समय कभी नहीं आया। मैं चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मैं टूटकर रो पड़ी। माँ की याद, अपमान और अकेलापन सब एक साथ बाहर निकल आया। लगभग आधे घंटे बाद मैंने खुद को संभाला, चेहरा धोया और नीचे आने लगी। तभी ड्राइंग रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं सीढ़ियों पर ही रुक गई। रिया अपने कुछ रिश्तेदारों से कह रही थी, देखना, एक दिन मैं इसे इस घर से बाहर निकलवा कर ही दम लूँगी। सब हंस रहे थे। तभी मेरे ससुर जी की गंभीर आवाज़ आई, बस करो रिया। लेकिन रिया मानने वाली कहाँ थी। पापा, आप हमेशा इसकी तरफदारी करते हैं। पता नहीं इसने आप पर कौन सा जादू कर रखा है। ससुर जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उसका फ़ोन बज उठा।
उन्होंने स्क्रीन देखी और तुरंत कॉल रिसीव कर ली। अगले कुछ सेकंड में उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा आपने? उन्होंने हैरानी से पूछा। पूरा हाल उनकी तरफ देखने लगा। फोन रखने के बाद वह कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कल सुबह बैंक से लोग घर आ रहे हैं। यह सुनते ही सब घबरा गए। सास ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ससुर जी ने गहरी सांस ली। बैंक ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है और उस प्रक्रिया का संबंध हमारे परिवार की एक महिला सदस्य से है। रिया तुरंत बोली, मम्मी होंगी। आखिर घर के सबसे बड़ी महिला वही हैं। लेकिन ससुर जी ने सिर हिलाया। नहीं, बैंक मैनेजर ने साफ कहा है कि जिस महिला का नाम फाइल में है उसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। सबके चेहरे पर सवाल थे। तभी ससुर जी की नज़र मेरी तरफ गई, जो सीढ़ियों पर खड़ी सब सुन रही थी। कुछ पल के लिए उनकी आंखों में अजीब सा भाव आया, जैसे वे कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। फिर उन्होंने नज़रें झुका ली। रात भर घर में उसी बैंक कॉल की चर्चा होती रही। कोई कह रहा था कि शायद पुराना लोन है, कोई कह रहा था कि कोई ज़मीन का मामला होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब ठीक 10 बजे बैंक की खाली गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और उसमें से बैंक मैनेजर के साथ 2 वकील उतरे, तो पूरे परिवार के होश उड़ गए, क्योंकि उनके हाथ में जो फाइल थी उसके ऊपर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक नाम लिखा था, आरती शर्मा। और जैसे ही रिया ने यह नाम देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाभी को वह 3 साल से बेइज्जत कर रही थी, शायद उसकी असली कहानी वह कभी जान नहीं पाई थी। बैंक मैनेजर के हाथ में मौजूद फाइल पर जैसे ही सबकी नज़र गई और ऊपर बड़े अक्षरों में आरती शर्मा लिखा दिखाई दिया, पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। रिया, जिसने कल ही मेहमानों के सामने मेरी माँ की आखिरी निशानी साड़ी फाड़ दी थी, सबसे पहले हंसते हुए बोली, सर लगता है कोई गलती हो गई है। हमारी भाभी का बैंक से क्या काम? लेकिन बैंक मैनेजर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखकर कहा, मैडम, हमें आपसे कुछ ज़रूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने हैं। मैं खुद हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी ससुर जी की आंखें झुक गईं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वे कोई पुराना राज छुपाए बैठे हों। बैंक मैनेजर ने फाइल खोली और कहा, करीब 3 साल पहले जब शर्मा ट्रेडर्स पर अधिक आर्थिक संकट आया था, तब बैंक ने कंपनी को अंतिम चेतावनी जारी की थी। अगर 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता तो कंपनी की संपत्ति कुर्क हो सकती है। क्या सुनकर रिया और सास दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चल रहा था कि बिजनेस कभी इतना बुरे दौर से गुजरा था। बैंक मैनेजर आगे बोले, लेकिन ठीक उसी समय कंपनी के खाते में बड़ी राशि जमा हुई, जिसके कारण न केवल लोन बचा बल्कि कंपनी भी बंद होने से बच गई। रिया तुरंत बोली, वो पैसे पापा ने दिए होंगे। बैंक मैनेजर ने सिर हिलाया। नहीं। फिर उन्होंने पहला दस्तावेज टेबल पर रखा। जमा करने वाले का नाम साफ लिखा था, आरती शर्मा। कमरे में बैठे सभी सदस्य मेरी तरफ देखने लगे। आदित्य की आंखें फैल गईं, सास के चेहरे का रंग उड़ गया, रिया की हंसी गायब हो चुकी थी। तभी दूसरा दस्तावेज सामने आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर दस्तावेज में अलग अलग तारीखों पर मेरे खाते से कंपनी में पैसे जमा किए हुए थे। 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 3 लाख, कुल मिलाकर करीब 22 लाख। सास हकलाते हुए बोली, लेकिन इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पहली बार मेरे ससुर जी बोले, अपनी मेहनत से कमाए थे इसने। पूरा कमरा उनकी तरफ मुड़ गया। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, जब मेरा बिजनेस डूब रहा था तब किसी ने मदद नहीं की थी, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था, बैंक रोज नोटिस भेज रहा था। उसी समय आरती ने अपनी एफडी तोड़ी, अपनी बचत निकाली
और मेरे हाथ में रख दी। मेरी आंखें नम हो गईं क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने सच सबके सामने कहा था। रिया अविश्वास से बोली, भाभी ने ससुर जी से कहा। हाँ, और इतने शर्त भी रखी थी कि घर में किसी को यह बात नहीं बताई जाएगी। कमरे में बैठे हर इंसान का सिर झुक गया क्योंकि कल तक जिस लड़की की सबको मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले कह रहे थे, वही इस घर की सबसे बड़ी मददगार निकली। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बैंक मैनेजर ने अगला दस्तावेज निकाला और कहा, आज हम यहाँ से पुराने रिकॉर्ड दिखाने नहीं आए हैं। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। 2 महीने पहले कंपनी के ऑडिट के दौरान हमें कुछ गंभीर वित्तीय गड़बड़ियाँ मिली और उन गड़बड़ियों की जांच से पता चला कि कंपनी के खाते से पिछले 1.5 साल में लगभग 28 लाख गायब हुए हैं। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। आदित्य तुरंत बोला, क्या? बैंक मैनेजर ने कहा, रकम धीरे धीरे निकाली गई थी ताकि किसी को शक न हो। रिया घबरा गई। उसने पानी का गिलास उठाया लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बैंक मैनेजर ने कहा, कल हमने अंतिम जांच पूरी की और आज उसी की रिपोर्ट के साथ आए हैं। फिर उन्होंने फाइल के कुछ प्रिंट आउट निकाले। बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन भुगतान और ख़रीदारी के रिकॉर्ड सब एक ही नाम पर जाकर रुक रहे थे, रिया वर्मा। पूरे कमरे में जैसे बम फट गया। सास चिल्लाई, क्या झूठ है? लेकिन बैंक रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। सामने साफ दिख रहा था कि रिया ने अलग अलग ऑनलाइन खातों के जरिए कंपनी के पैसे अपने निजी खर्चों में लगाए थे। महंगे मोबाइल, डिजाइनर बैग, विदेशी ट्रिप और लग्जरी शॉपिंग। रिया रोने लगी। मैं वापस करने वाली थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ससुर जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। जिस बहू ने घर बचाया उसे तुमने चोर कहा और असली चोरी तुम करती रही। रिया सिर झुकाकर रोने लगी। तभी बैंक मैनेजर ने कहा, कंपनी ने पुलिस केस नहीं किया है क्योंकि यह व्यक्ति ने इसकी अनुमति नहीं दी। सबने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैं चुप थी। बैंक मैनेजर ने कहा, ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले मैडम आरती के पास गई थी क्योंकि कंपनी के पुराने वित्तीय दस्तावेजों में उनका नाम भी दर्ज था। अगर यह चाहती तो आज मामला पुलिस तक पहुंच चुका होता। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य सिर झुकाकर बैठा था और रिया फूट फूट कर रो रही थी। कुछ देर बाद उसने मेरे पैरों के पास बैठते हुए कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो। यही वह लड़की थी जिसने कल मेरी माँ की आखिरी निशानी फाड़ दी थी। लेकिन आज उसकी आवाज़ में घमंड नहीं, पछतावा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में गुस्सा था, डर था, लेकिन नफरत नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, रिया, साड़ी फटने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि तुम्हें कभी मेरी कीमत समझ नहीं आई। रिया रोती रही। मैंने तभी एक फाइल उठाई जो बैंक मैनेजर मेरे लिए लाए थे। सबको लगा मैं कंपनी में अपना अधिकार मांगूंगी, रिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगी या इस घर से चली जाऊंगी। लेकिन मैंने कुछ और किया। मैंने फाइल बंद कर दी और ससुर जी के हाथ में रख दी। पापा, मैंने यह घर रिश्तेदारी के लिए नहीं बचाया था, मैंने इसे परिवार समझकर बचाया था। ससुर जी की आंखें भर आईं। सास रोते हुए मेरे गले लग गई। आदित्य पहली बार मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि कुछ गलतियाँ माफ़ी से नहीं, समय से सुधरती हैं। 6 महीने बाद वही घर पूरी तरह बदल चुका था। रिया अब एक एनजीओ में काम करती थी और आर्थिक अनुशासन सीख रही थी। सास ने पहली बार मुझे बहू नहीं बेटी कहना शुरू किया और सबसे बड़ा बदलाव था कि अब इस घर में किसी की आवाज़ ऊंची नहीं होती थी।
मेरी माँ की फटी हुई साड़ी मैंने सिलवाकर फ्रेम में लगवा दी थी। ड्राइंग रूम की दीवार पर वह आज भी टंगी थी। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, कपड़ा फट सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अब जब भी कोई नया मेहमान उस फ्रेम को देखकर उसकी कहानी पूछता तो पूरे घर को याद आ जाता कि एक दिन उन्होंने जिस लड़की को सबके सामने कमज़ोर समझा था, वही इस परिवार की सबसे मजबूत नींव निकली। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।